अब बोलेंगे क्या अपने? मैं कल रवाना हो रहा था वहां से, तो प्रवीण सिंह जी वाले टीम ने कहा कि सर एक पोस्ट कर दो, आपको थोड़ा ठीक रहे कि आप आ रहे हो। ठीक है, मैंने फेसबुक पे लिखा कि मैं मेरे दूसरे घर बाड़मेर जा रहा हूँ। मेरे बाड़मेर के जितने मित्र हैं उन्होंने हाथ मुझे फोन किया था, तू कूड़ो बोले कैसे? तो पहला ही है, तेरे गांव में कौन जानता है तेरे को? हम बात करने वाले तो तेरे को कम से कम जानते तो हैं। तो मुझे हमेशा ही लगता है कि भाई लक्ष्मी जी और गणपति जी आपके खुद के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। आपने मुझे बुलाया अपनी दूर से, इसके लिए मैं आपका खूब सारा अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ज्यादातर बातें लोगों ने बोल दी, मुझे लगता है मेरे बोलने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं है, फिर भी आप आए हो, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। गर्मी भयंकर हो रही है, आपकी बरसात नहीं गई? थोड़ी बरसात नहीं गई? बातें करते हैं आपसे। एक राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, शंकरदान सामोर। शंकरदान जी सामोर का एक दोहा है अपने इस रेगिस्तान की धरती के लिए, अपने मरुस्थल के लिए, कि पानी रोकता ही प्यार हो और रक्त पियोगी रक्त, कि इस धरती को पानी को क्या ही पिलाया जाए, इसने खून पी रखा है। संख्या मन में समझ आ इस धरती को पानी क्या पिलाया जाए, इस धरती ने रक्त पिया है, ये समझ के बादल भी शंका रखता है, इसलिए आपके ऊपर से निकल जाता है पर बरसता नहीं है। तो लगता है कि यहाँ बरसना अपने आप में बेइज्जती करवा रहा है। तो आपकी बरसात नहीं हुई तो आप इस बारे में राजी रहा कीजिए कि अपने बारिश इसलिए कम हुई है क्योंकि बादल अपने से बढ़ते हैं। बाड़मेर के साथ मेरा लगाव इसलिए भी कि मेरे साथ खूब सारे लोग बाड़मेर के पढ़े, मेरे रूममेट रहे जयपुर के अंदर, ज्यादातर लोग बाड़मेर से। फिर कई बार आपका किसी जगह से या तो पूर्व जन्म का नाता होता है या कोई लैंड नहीं होता है। मैंने मेरे किसी क्लास में मैं ऐसे कभी मंच पे नहीं बोला, गणपति और लक्ष्मी नेचुरल इस प्रकार से बोलने वाले लोग हैं, मैंने नहीं बोला ऐसे किसी भी मंच पे कभी खड़े होके। मैं क्लास में नेचुरल बात कर लेता हूँ, मैं वहां बोलने में ज्यादा सहज भी महसूस करता हूँ कि बच्चे मेरे को जानते हैं, उनको जानता हूँ, मुझे लगता है कि बीच में कुछ भी बोल जाऊंगा ये कोई बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे मंचों में थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैंने किसी क्लास में यूं कहा कि बाड़मेर साइड के लोग हैं वो किसी भी नाम को ऐसे बोलते हैं, रत्ने गुरु गणपति जी मेरी बात से सहमत होंगे। हिस्ट्री में अपने कैरेक्टर है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के बारे में कहीं मैंने एक बार पढ़ा था कि गोखले इकोनॉमिक सब्जेक्ट जितने भी होते थे उनके बहुत अच्छी पकड़ रखा करते थे। लेकिन गोखले ने जब अंग्रेजों की सरकार ने अपना बजट पेश किया, दूसरे दिन जब बजट पर बहस हो रही थी तो गोखले बोले तो सरकार की कमियां बताई। विपक्ष का काम क्या होता है? कमियां बताना। कमियां बताए तो तुम्हारे बजट में ये कमी, तुम्हारे बजट में ये कमी, तुम्हारे बजट में ये कमी। और कितना अच्छा बोले कि अगले दिन पूरा भारत उनको जान रहा था। तो लाइन वैसे लिखी आती है कि गोखले ने एक दिन बजट पर भाषण दिया, रात को जाके सो गए, अगले दिन पूरा भारत उनको जान रहा था। मुझे लगा अपने तो गोखले तो है नहीं, ना अपने को भारत जाने, पर रत्ने की टेलीविजन में बाड़मेर जैसलमेर में तो सबको बता ही दिया कि थे मेरे रूममेट हैं, उन्होंने मुझे फोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे मामा जी के लड़के हैं, बस चलाते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो रत्ने की टेलीविजन वाला वीडियो स्टेटस पे लगा रखा उन्होंने। मैंने पूछा उनको फोन करके कि आप जानते हैं इस आदमी को? ना। क्यों लगा रखा है? बात ठाव की करे। पढ़ाई की तमाम बातें बताई गणपति ने, ये चीजें हैं। मैं बोलता तो मैं इनसे पहले बोलता तो मैं सारी बोल देता, ये पहले बोल देते। मुझे एक लगता है हमेशा कि
हमें पढ़ते टाइम ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या नहीं आता है। लोगों को अपनी कमजोरियां हमेशा पता रहनी चाहिए। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक वे सोक्रेटिस यूनान के, उनका एक डायलॉग है कि हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकit मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता, मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान। हमने से ज्यादातर लोगों को अज्ञान का ज्ञान नहीं होता कि हमें कौन सी बात पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। मैं अक्सर स्टूडेंट को वहां कहता रहता हूं कि इस दुनिया में हर आदमी ये जानता है, स्टूडेंट के लिए हासिल तो अपने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कि हर स्टूडेंट ये जानता है कि क्या पढ़ना है। बहुत कम स्टूडेंट ये जानते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। हम धूल में लट मारते हैं। हमारी पढ़ाई का जो मार्ग होता है उस मार्ग को हम खुद इतना उबड़ खाबड़ इतना कंटीला बना लेते हैं जिसकी हद नहीं। हाँ, सुबह आपकी कोचिंग है माइलस्टोन एकेडमी, वो मेरे साथी रहे वहां पर। मेरे और उनका ग्रुप एकदम आसपास में था गणपत जी का, और मेरा उनका नाम भी गणपत जी है। मैं सुबह ग्रुप से मिलने के लिए गया, मतलब उनकी कोचिंग में टेस्ट चल रहा था नीट का। मैं बच्चों से बात वगैरह करने लग गया, तब मैं उनको यही बता रहा था आपका एग्जाम है, थोड़े दिन बाद आप एग्जाम देंगे, सर क्या पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है पिछले 6-1 महीने में आरबीसी ने जो सवाल पूछे हैं तुम पेपर को पढ़ जाना है एक बार। क्यों? तो यदि आपको पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले 6 महीने में आरबीसी सेम सवाल ही पूछ रही है, चेंज ही नहीं कर पा रही, अपने 19 सवालों को घुमा फिरा के पूछ रही है। हम कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं खूब सारे, हम खूब सारी बुक्स उठा के पढ़ रहे हैं। आरबीसी अपने दायरे से बाहर नहीं निकली, उसने ले दे के वो पूछे क्वेश्चन अपने तय कर रखे हैं और उन क्वेश्चन के अंदर से पूछ रही है। पर स्टूडेंट ये काम नहीं करता, बाकी सारे काम कर लेता है। वही जैसा कि बहन लक्ष्मी पहले बता रही थी कि 17 घंटे 18 घंटे इसके अपेक्षा 7-8 घंटे पढ़ लिया जाए, रेगुलर पढ़ लिया जाए, उसमें कंटिन्यूटी ना आए, डेली पढ़ लिया जाए। अभी एक मेरे मित्र ने गणपति से सवाल किया था कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप आए आपको 1 घंटे बोल के चले जाओगे, हम दोबारा मोटिवेट कहाँ से होंगे। मुझे लगता है मोटिवेशन हमें हमारे आसपास से, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर से आदर्श लेके जाने चाहिए, उनके अंदर से मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए। यदि आप थोड़ा सा अपने आसपास में नजर उठा के देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हमारे पास में मोटिवेशन था, हम उस तरफ देख ही नहीं पाए। मैं आजकल मेरी को लोग जानते इसीलिए हैं कि मैं राजस्थानी भाषा में बोल लेता हूँ, या राजस्थानी के दोहे बोल लेता हूँ, या राजस्थान का इतिहास पढ़ा लेता हूँ। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, सीधे तौर पर इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी, मैंने पहली बार जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो तो मैथमेटिक्स था। मुझे आज भी यदि मेरे किसी सब्जेक्ट पे सबसे कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा तो मैथमेटिक्स है, और उसमें मुझे हमेशा लगता है मैथमेटिक्स के लिए मुझे कॉपी और पेन की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना कॉपी पेन के पढ़ लूँ और बिना कॉपी पेन के पढ़ा लूँ। बीच में मैं एनिमेशन करने लग गया था, टॉम डिक हैरी टाइप के कार्टून देखे आपने? ये कार्टून बनाने का कोई पेपर हुआ, उस पेपर में पास हुआ तो एग्जाम देने लगे। 2008 की बात है, एक्सीडेंट हुआ मेरा, हाथ पैर दोनों टूटे। घर वालों को बता नहीं सकता, घर वाले डांटेंगे। साथ वाले बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा तू कमरे में पड़ा रहे, रोटियां बन खिलाई देंगे तेरे। आप जानते होंगे सारे, हमारे बीच में बैठे हुए हैं महेंद्र सिंह तारा। ये मेरे भैया के एक साथी थे, मुझे ये छोटे भाई की तरह रखते थे। इनको पता चला कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो रखा है, हाथ पैर दोनों टूट रखे हैं, ये मेरे से मिलने के लिए आए। मिलने के लिए तो साथ में मेरे लिए एक किताब लाई, गुजरती रात, लक्ष्मी कुमारी चंद्रावत की किताब थी, मानसद रात। मुझे लगा कि ये तू क्या करता रहता है पढ़ा सारे दिन? मैं पढ़ा रहता हूँ, ये साथ वाले 2 रूममेट हैं, थोड़ी देर रटाई करते हैं, फिर इनको तो पढ़ना होता है, ये अपने अंदर वाले रूम में चले जाते हैं, मैं वापस पढ़ा रहता हूँ इधर। तो ये बुक पढ़ लिया कर, मुझे तो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है, मुझे तो आती नहीं, तो पढ़ा कर नहीं समझ में आए तो कहीं मेरे से पढ़ी, मेरे से पूछ लेता। वो टर्निंग पॉइंट है। उस दिन के बाद मैं उस जगह पे उस स्थितियों में इतना घुसा, इतना अंदर तक पहुंचा कि बाद में मुझे लगने लगा कि अपने वास्तविक चीज तो ये है, अपने मैथमेटिक्स
फालतू में माथा मार रहे थे, अपना स्वाभाविक रुझान किधर है? ये महेंद्र भाई हमारे साथ वहां तैयारी किया करते थे, मुझे स्प्रिंग बोर्ड में ले जाने वाले यही थे, ये तैयारी छोड़ के आ गए। मुझे हमेशा आदत से यही लगी, मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनकी तरह बोलूं, मैं इनके जैसे कपड़े पहनूं, इनकी तरह चलूं, ये जैसे बातचीत करते हैं वैसे मैं बातचीत करूं। हम इनके बारे में सुनते, अभी ये भैया स्केच बना के लाए, मुझे वापस से याद है, ये अपनी दीवारों पर स्केच बना लिया करते थे, सारी दीवारों पर स्केच कर लिया करते थे, कविताएं बहुत अच्छी लिख लिया करते थे। 2005 में आपके मिस्टर डेजर्ट थे, थारश्री रहे थे 2005 में, हम तो आज भी उनको थारश्री नाम से ही जानते हैं। ये क्रिकेट खेला करते थे, पार्थिव पटेल की और इनकी साथ में क्रिकेट खेली थी। कल मैं जब आ रहा था ट्रेन में तो मुझे स्प्रिंग बोर्ड के पुराने रूममेट मिल गए। अब गागरिया गांव गागरिया के मुराद भैया आजकल रेलवे इंजीनियर है, मुराद भाई मिल गए, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पता तो था कि तुम बाड़मेर में कार्यक्रम है उसके अंदर जाओगे, पर कैसे क्या वो लोग कैसे जानते हैं, कैसे जा रहे उस कार्यक्रम। मैंने वापस कहा कि वो महेंद्र भैया पहले यहाँ स्प्रिंग बोर्ड मेरे सीनियर थे, उन्होंने फोन किया कैसे ऐसे कार्यक्रम में तुम आ जाएगा, उनकी बात टालना मेरे लिए असंभव है, मुझे जाना ही था उसके अंदर। आप नहीं जानते हो महेंद्र भैया, उन्होंने कहा कैसे नहीं जानता, वो लेफ्टी है पर क्रिकेट बहुत अच्छी खेला करते थे। मैं गुरु आपको बता के जाऊँ, विश्व इतिहास पढ़ाएंगे आप, पुनर्जागरण पढ़ाएंगे, हम कहते हैं रेनेसां में ये तो सब चीजें आया करती थी रेनेसां में। इस बार एग्जाम्पल देना कि महेंद्र सिंह तारातरा बाड़मेर के रेनेसां में नहीं है। आपके बाड़मेर का सौभाग्य है कि आदमी यहाँ का है, बाकी लोगों का दुर्भाग्य है कि आदमी अपना दायरा तोड़ के बाड़मेर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इन्होंने अपने आप को बाड़मेर तक सीमित कर लिया है। हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है, कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किसी का बहुत अच्छा कोट है, मैं नाम भूल गया, अभी और आता है कि भाई अभी गणपति सर भी कह रहे थे कि मैं ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, आपके साथी बहुत अच्छे होने चाहिए। आप दोनों भूमिकाएं निभाइए, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी का सहयोग ले सके, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी को सहयोग दे सके। तो किसी का यह है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसी व्यक्ति के जीवन रूपी बादलों में इंद्रधनुष बन जाना चाहिए। हम किसी के क्लाउड के रेनबो बनेंगे तो कोई हमारी क्लाउड का रेनबो बनेगा। आर्थिक समस्याएं, कोई शिक्षा की समस्याएं, ये कुछ भी मायने नहीं रखती। और आप उस धरती से बिलोंग करते हैं जिस धरती के लोगों ने जितने संघर्ष देखे होंगे उतने तो कहीं रहे नहीं होंगे। आप जानते होंगे, नहीं जानता तो मैं बताऊं। कई बार सोचा कीजिए कि जब राजाओं का राज रहा था, जो जैसलमेर का जो राजा था वो क्या टैक्स लेता होगा? कई बार लोग कहते हैं कि राजा टैक्स लिया करते, किस बात का? कि खेती पे अभी नहीं हो रही वहां तो पहले तो कभी नहीं हो रही। उस राजा ने उस बियाबान रेगिस्तान मरुस्थल जंगल के अंदर इतना बड़ा किला खड़ा किया। इकोनॉमी के क्या सोच रहे होंगे, कहां से पैसा आता होगा उनके पास में? अभी थोड़ा सा कहीं जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान जब कुछ नहीं देता ना तो बहुत कुछ देता है। जब तक एक रास्ता बंद करता है तो रास्ते और खोल देता है। हमारे यहाँ खेती नहीं थी अच्छी, अच्छे उद्योग नहीं थे, पर भगवान ने लोकेशन बहुत अच्छी दी। आपको लगेगा सर लोकेशन में भी ऐसी कोई ढंग की चीज तो नहीं थी हमें तो। लोकेशन का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में पड़ता था सिंध, और सिंध व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। भारत की राजधानी थी दिल्ली और आगरा। यदि सिंध से दिल्ली और आगरा जाना है तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो कोई सिंध का व्यापारी आगरा जाएगा, आगरा का व्यापारी सिंध जाएगा, तो जैसलमेर बाड़मेर वालों को टैक्स देके जाएगा। सबसे अधिक पारगमन शुल्क कोई लिया करता तो यहाँ के राजा लिया करते, तो अपने यहाँ के लोग व्यापारी थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जेम्स टोल अपने बुक में हर्षणी गांव का उल्लेख करता है। जेम्स टोल की बुक में शिव और कोटड़ा है, वो लिखता है कोटड़ा में किसी समय 400 परिवार थे, आजकल थोड़े लोग बाहर गए इसलिए परिवार 200 बचे हैं। वो लिखता है कि इधर देवका नाम की एक जगह और देवका के अंदर सूर्य का मंदिर है। वो लिखता है कि बीच में मुलाना नाम की जगह आती है, मुलाना के अंदर सूर्य का मंदिर बना हुआ है। उसमें पूरे 2 चैप्टर आपके जैसलमेर बाड़मेर पे लिख मारे। तो आपके लोगों
का मुख्य साधन व्यापार था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद में एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे में। बॉम्बे बंदरगाह बनते ही अपने इधर से जो रूट हुआ करते थे वो रूट खत्म हो गए, क्योंकि सिंध की कैपिटल हुआ करती कराची, और यदि जलमार्ग से आप बॉम्बे से कराची जाएंगे तो एकदम नजदीक पड़ता है, तो एकदम सामने दिखने वाली सी जगह है, इसलिए अपने यहाँ का व्यापार समाप्त हो गया। तो क्या हमारे यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया? क्या हमारे यहाँ के लोग कहीं पे चले गए? ना, उसी धरती में रहे। उन्होंने कहा दूसरा धंधा करेंगे। उन्होंने खेती की तरफ रुझान किया होगा, खेती के नए तरीके लाए होंगे। आज जब बूंद सिंचाई जैसी बातें करते हैं तब मुझे लगता है यार इसी धरती पे तो आपके पालीवाल ब्राह्मण रहे थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी व्यवस्था शुरू करके बूंद सिंचाई कर दी थी। आज भारत सरकार इजराइल से बुलाती है किसी को कि कम पानी के अंदर सिंचाई कैसे की जाए, वो पालीवालों के उस पुराने वाटर कंजर्वेशन को क्यों नहीं वापस रिस्टोर कर लेती कि कैसे उन्होंने कम जल के अंदर भी यहाँ पर सिंचाई कर ली। समय बदलता है, सब चीजों का समय बदलता है। वो बाड़मेर जैसलमेर जो कभी ये माना जाता था कि जयपुर के अंदर अफसर अपने जूनियर को डराया करते थे कि ढंग से मेरी बात नहीं मानी तो पोस्टिंग बाड़मेर कर दूंगा, ये काले पानी की सजा हुआ करती है। वो बाड़मेर अब काला सोना हो चुका है। जोधपुर में एक महाराजा हुए थे जसवंत सिंह, काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग रही उनकी। दुर्गादास राठौड़ जिनको आप जानते हो, दुर्गादास राठौड़ के जो राजा थे जसवंत सिंह थे, काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग। काबुल में अनार हुआ करते थे, उस राजा जसवंत सिंह को लगा अनार क्यों ना जोधपुर में लगा दिया जाए, क्यों ना बाड़मेर में लगा दिया जाए, और उसने अपने यहाँ पर अनार की खेती की। हालांकि राजा चेंज हुए, अजीत सिंह राजा बने, उसके बाद का पूरा जीवन जोधपुर के राजाओं का संघर्ष में निकल गया और अनार वाली खेती आगे नहीं बढ़ पाई। पर हमारे यहाँ के लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि यहाँ पे अनार की खेती हो सकती है। आज जब बालोतरा के आसपास में यदि कोई आदमी आए तो उसका दिमाग खराब हो जाए, उसे लगे कि यार हनुमान जैसलमेर बाड़मेर के बारे में छवि ये है कि मिट्टी के धोरे होंगे, महिला एक सिर पे 7-8 मटके रख के डेली पानी लेने के लिए जाती हो, बीच में कुआं रेती टाइप का गीत भी गा देती हो, ऊंट चलने होंगे वहां पे, हरियाली नाम की चीज नहीं रही होगी। और वो यदि इस क्षेत्र के अंदर आके देखे उसे पता चले समन हो रहा है। मुझे एक स्टूडेंट ने फिर कहा कि सर ये बार-बार क्या कहते हैं जो बाड़मेर में अनार होते हैं, अनार होते हैं, ये भी बताओ हमारे अंगूर होते हैं, और इधर सिवाना साइड में अंजीर होने लग गए, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम कैसे उगा लोगे। और चीजें बाकी नहीं रही है। पढ़ाई वाले मामले में आपने बाकी लोगों को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जयपुर में आपसे लोग डरते हैं। आपके गिराव के महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सीनियर रहे वो स्टूडेंट बोर्ड में, बड़े भाई जैसे हैं, हमें खूब मोटिवेट वो करते हैं। हमारे आसपास एक और कैरेक्टर है जिनसे खूब मोटिवेशन मिलता है। मुझे, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका जो 2008 में 8वीं रैंक से आरएस में सिलेक्शन था वो बाड़मेर के इतिहास का वाटरशेड है, वो बाड़मेर के इतिहास का जल विभाजक है कि वहां से पहले बाड़मेर में पढ़ाई के प्रति रुझान, उसके बाद में पढ़ाई के प्रति रुझान एक अलग है। सैकड़ों की तादाद के अंदर आसपास के कोचिंग के आसपास के जो रूम होते हैं उनके अंदर बाड़मेर दिखता है। आजकल तो मुझे बच्चे हंसते रहते हैं, इधर एक तो ये आपने और फेमस कर दिया। आजकल ये जो हमारे पीजी वाले होते हैं जो है तो लोकल जयपुर का, लेकिन वो भी हमसे पूछता है कि रोटी है लेसो बे लेसो। पर मुझे बाड़मेर वालों के साथ खूब लंबे टाइम तक रहने का मौका मिला, इतना नजदीकी संपर्क रहा। मुझे एक हमेशा ये कमी नजर आई, महेंद्र भाग को छोड़ के। ये जरूर एक ऐसे कैरेक्टर हुए जिनके राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें कोई जानकार नहीं, जिनकी बदौलत हमारे लिए वो दोस्त बने कि हम सब जगह जानते हैं। बाकी आप लोग जयपुर जाके रक्त से बाड़मेर वाले साथ साथ में, मुझे लगता है टेबू तोड़ दिए जाने चाहिए। जो अभी गणपत जी कह रहे थे कि दायरे तोड़ने इतने सरल नहीं होते, कठिन बात है, लेकिन दायरा तोड़ोगे और बहुत सारी चीजें सीखोगे। मैं चूरू का रहने वाला हूँ, यदि मैं बाड़मेर की भाषा सीख गया, यदि मैं बाड़मेर के कल्चर के बारे में जान गया, यदि मैं बाड़मेर के लोगों के बारे में जान गया, इसका एकमात्र कारण था कि मैं बाड़मेर के लोगों के साथ खूब रहा। यदि मैं चूरू वालों के साथ ही रहा होता तो इधर की भाषा सीखने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ से सीख पाते हैं हम? बे नहीं बोलते। आप गुजरात के पास में इसलिए आप बे बोलते हो, हमारे वहाँ पे बे का कल्चर नहीं है, हम दो को दो ही कह रहे हैं वहाँ पर।
आप लोगों को भी ये टेबल तोड़ दिए जाने चाहिए, भाषा के टेबल टूटने चाहिए। हम इस बात को लेकर हमेशा ये कहते रहते हैं कि अपने को इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती। गणपति अभी कह रहे थे कि इनकी अंग्रेजी कमजोर थी। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार आप में से कोई सेलेक्ट हो, यहाँ पर कोई बोले तो ये ना कहे कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है। हम किसी भी विषय में मैं चाहूंगा कि आप में से अगली बार कोई उद्बोधन दे, संबोधन दे, तो अंग्रेजी के अंदर वो संबोधन दे। भाषाएं सीखी जानी चाहिए। पढ़ाई की जब बात की जाती है, अक्सर हम कोचिंग्स में पढ़ाने वाले टीचर या किसी दूसरे सेलेक्ट बंदे को भी अपने जब सुनते हैं तो सारे लोग ये बताएंगे भाई ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, ये नोट्स पढ़ लेने चाहिए। मैं आपको इससे भी एक जाके बोलूंगा, नोट्स और इन किताबों से बाहर के आप तो पढ़ने की हैबिट क्या है, आप कुछ भी पढ़ा कीजिए। मुझे बड़ा विडंबना सी लगती है हमेशा कि हम भारत के लोग प्रेमचंद जी की 3 किताबें नहीं पढ़े होते। प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार हमने प्रोड्यूस किया, पर मैं क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूँ कि हिंदी लिटरेचर कितने लोगों के पास रहा था। तुम सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि यार वही कबीर जी के 5 दोहे सुना दो, या तुलसी के 5 दोहे सुना दो, या रहीम जी के 5 दोहे सुना दो, तो मुस्कुरा के वापस कहता है सर 1 वीक सीरीज क्यों यूज कर रहे हो वापस आपको भी पता है कि दोहे आपने पढ़े नहीं। मैं वापस तो कई बार बच्चे आते हैं पूछने के लिए सर ये नोट्स तो आपने पढ़ा दिए और क्या पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी को पढ़े, खड़ेश्वर नाथ रेणु को पढ़े, विजयदान रेखा को पढ़े, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पढ़े। इससे भी और अच्छा फिल्में देख, जितनी देख सकता है उतनी देख। ये भगवान जाने हमारे मन में फिल्मों के प्रति टैबू कहां से आया कि फिल्मों का नाम लेना असली सा माना जाता है। जैसे कहा जाए कि फिल्में देखी जाए, अगला मुस्कुराता है अच्छा हमें एक काम करना पड़से, आपके सोच के दायरे कितने खोलेगी जिसकी हद नहीं। हो सके तो विश्व सिनेमा देखिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए, दिमाग के दायरे खुलेंगे, बाहर निकलिए टेबल से। किसी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ रखा है, मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुम कहां कहां घूमे हो। कि पढ़ाई से भी ज्यादा हमें यात्राएं सिखाती है बहुत सारी चीजें, पर चूंकि हम विद्यार्थी जीवन के अंदर है तो हम घूम नहीं सकते, तो फिर दुनिया को जानने का दूसरा अच्छा तरीका पढ़ाई है। तो पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए ये साइड की बात है। जो किताब जैसे किताब जो सामने आती है वो पढ़ लिया जाए। मैंने 10th तक क्रिकेट सम्राट इतनी पढ़ी होगी, इतनी भयंकर पढ़ी होगी कि मुझे यदि कोई कहे कि क्रिकेट पे 10 घंटे तक लगातार बोलना है, मुझे मजा आया। और मुझे लगा ये वाला टॉपिक सही दिया, पर यहाँ मैं बहुत अच्छा बोलूँ। मुझे तो बॉलीवुड के बारे में पूछना चाहे, मुझे लगा हाँ ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। मैंने जयप्रकाश चौकसी के लेख कई सालों तक पढ़े, मैंने फिल्मी मैगजीन खूब सारी पढ़ी होगी, यहाँ मैं बहुत अच्छी सी बात करता हूँ। साहित्य की बात की जाए मुझे अच्छा लगता है। अंग्रेजी नहीं आने का मुझे हमेशा ये मलाल रहा, अच्छी अंग्रेजी नहीं आने का। यार अच्छे इंग्लिश तो राइटरों की किताबें नहीं पढ़ पाए, जबकि ज्यादातर जो किताबें वो इंग्लिश के अंदर। मैं 2018 में रसिया था साथ में, हम हमारे गाइड से रसिया में कहीं भी पूछते ये जो चौराहे की मूर्ति लगी हुई किसकी है, वो हमें कहता है दोस्तोवस्की है। ये कौन है आगे जो तुम्हारे, उसने कहा मैक्सिम गोर्की। ये जो आगे ये कौन है, उसने कहा लियो टॉल्स्टॉय है। ये सारे कौन है, तो हमारे रसिया के साहित्यकार। आगे किसी भी देगा इसके हाथ में बंदूक है, ये तो पक्का ही साहित्यकार नहीं होगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर का जनरल था। ये वाला जो फौजी ड्रेस में, उसने कहा नेपोलियन के साथ में जब जार की जंग हुई थी तो जंग के अंदर लड़ने वाले लोग थे। एक भी नेता की तस्वीर नहीं थी। उन लोगों ने अपने आदर्श फौजियों को बना रखा, उन लोगों ने अपने आदर्श पढ़ने लिखने वाले लोगों को बना रखे हैं। हम अक्सर नेताओं के अंदर आदर्श ढूंढने लग जाते हैं, होंगे उनमें भी आदर्श होते हैं, हर पैसा उनके अंदर भी अच्छे या पूरे लोग होते हैं, पर फिर भी विद्यार्थी जीवन के अंदर पॉलिटिकल कमेंट्री से जितना बचा जाए उतना बच लिया जाए। मुझे कई बार और लगता है, मैं महेंद्र बहादुर हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे कई बार लगता है कि जगरबर्ग बहुत जल्दी बाड़मेर आके आपको सम्मानित करके जाएगा कि बाड़मेर वाला जितने फेसबुक पे हैं उतना दूसरा संभवतः कोई दूसरे जिले के लोग नहीं मिले।
विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा बचिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सोशल मत होइए, आप सोशल रहिए, खूब सोशल रहिए। एकल फोल्डा होना इतना अच्छा भी नहीं होता है, पर इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाए। एडिक्शन जिस चीज को हम कर रहे हैं, अति सर्वत्र बचिए कि अति बुरी हो जाती है। वो अति को क्या है, आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ये व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, जो दूसरा चलाते हैं वो चला लीजिए। पर उसके अलावा बाकी टाइम के अंदर आप किताबें पढ़ने की हैबिट डालिए। आप यदि मोबाइल में भी कुछ पढ़ रहे हैं तो मतलब किंडल डाउनलोड कीजिए। एक ऐप आता है किंडल, उसमें किताबें हैं खूब सारी, वो किताबें वहां से डाउनलोड कीजिए, सस्ती मिल जाएगी, वो किताबें पढ़ना सीखिए। आप यात्राएं करते हैं, आप बस में कहीं जा रहे हैं 3-4 घंटे, आपने जब बस में 3-4 घंटे जाना होता है, आपने ये दिमाग में रहता है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो 4 घंटे बैटरी तो डाउन ना, और 4 घंटे मैं वीडियो देख लूँगा। कई बार मेरे को कोई स्टूडेंट आगे कहता है कि सर मैं सारे दिन आपकी वीडियो देखता हूँ, और मैं उसको कहना चाहता हूँ तू देखता नहीं है, यूट्यूब दिखा रही है मुझे। तूने मेरे 2 ही वीडियो देखे होंगे। यूट्यूब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता लगा है कि मेरी रुचि किसकी है। अब तू नहीं चाहेगा तो भी जैसे यूट्यूब खोलेगा उसमें वीडियो में रह जाएगा, उसने आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से। आप इसकी अपेक्षा ये कोशिश कीजिए कि आप किताबें साथ में लेके जाए। मेरे घर वाले बीकानेर रहते हैं, अभी जयपुर से बीकानेर जा रहा था, यार रास्ते में क्या किया जाए, एक जेपी पे लिखी हुई बुक पढ़ी थी, 3-4 घंटे का रास्ता था, जितनी खत्म हुई जेपी वाली बुक कंप्लीट कर 4 बातें नहीं सीखा उससे। मैं कंपटीशन नहीं देता, मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं केवल पढ़ने का ही काम करता हूँ। पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विद्यार्थी बना रहता है। हमें कलाम सर से ये सीखने की बेहद आवश्यकता है, जो अंतिम समय तक पढ़ते रहे। पढ़ाई जो भाई गणपति कह रहे थे कि माँ सरस्वती आप पर कभी ऋण नहीं रखेगी, आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कहीं वो काम आएगा। आज ईद उल अजहा है, ईद है आज, कुर्बानी का दिन प्राप्त होता है। किसकी कुर्बानी दी जाए? हालांकि अब हमने सिंबॉलिक रूप में बकरे की, भेड़ की कुर्बानियां देने शुरू कर दी। बाकी इस त्योहार के पीछे लॉजिक ये था कि उन चीजों की कुर्बानी दे दी जाए जिनके हम एडिक्ट हैं। अब मोह माया में ना फंसे किसी भी चीज। बस ईद के दिन आप ये भी संकल्प लें, विद्यार्थी जीवन में जितने भी लोग हैं, कि सोशल मीडिया का थोड़ा प्रयोग कम करें। सारा एक साथ नहीं छूटेगा आपसे, पर जितना छूट जाए उतनी बड़ी बात, जितना कम हो जाए उतनी ठीक। रोजगार की चिंता रहती है, विद्यार्थी जीवन में स्वाभाविक चिंता है कि रोजगार की चिंता रहे, और उसको बर्डन मत बनाइए, उसको भी अपने ऊपर ला दिए मत कि सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन करवाना। मैंने ऐसे बच्चों को अक्सर जो गणपति बता रहे थे एग्जाम में हड़बड़ाते देखा है। थोड़े से चिल रहेंगे, थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय करेंगे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे इन चीजों को ज़्यादा अच्छे से इजीली कैप्चर कर पा रहे थे, ज़्यादा अच्छे से उसको परस्यू कर पा रहे थे। जिन लोगों ने इतना लोड नहीं लिया, उन लोगों के इतने एग्जाम में सिलेक्शन हो जाते हैं जिसके हल गणपति वाले आप सारे जानते हो। बहन लक्ष्मी 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, थानेदार में हुआ, RS लग गई। ये अब काम तो हो गई, पढ़ती नहीं है, IAS ने तो IAS के अंदर लगे। इधर आप मुझे नहीं बता खड़े होंगे, मोहम्मद लाल जी वगैरह खड़े थे। ये हमारे 2015 में हमने एक बार 1st ग्रेड का बैच बना लिया था। अनुमान हमारे IAS की तैयारी करवाते हैं, तो उस साल वो एक बैच बन गया था। ये हमारे वहाँ के स्टूडेंट थे, मैं पढ़ाया करता था इसमें, लगभग हम उम्र से ही हैं, तो दोस्त टाइप वाला था, ग्रुप वाला कभी बन ही नहीं पाया था। ये पुलिस में बाद में नर्सिंग वाले डिपार्टमेंट के अंदर थे, बाद में 1st ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया। इस बंदे का कोई लेना देना नहीं, जो नर्सिंग सब्जेक्ट से था, जो अपनी नौकरी करते हुए साथ में एग्जाम दे रहा था, और उन लोगों के सिलेक्शन हो गया। और कई बार हम खुद को ही कम आंक लेते हैं, एक आधी नौकरी के अंदर सिलेक्शन होता है, उसके बाद में हम खुद ही संतोष धारण कर लेते हैं। अक्सर अपने बुजुर्ग का धारण करते थे कि संतोष होना अच्छी बात है। अब छोड़िए इसकी, संतोष होना कतई अच्छी बात है, संतोष होना बहुत बुरी बात है। ये विजय बेटा, ये मैं उनके पास ही रहा करता था, छोटे भाई जैसा है, बास्केटबॉल का बहुत शानदार प्लेयर है, बॉडी बना के घूमता है। वहां पे डेली मेरे को
उठा के लेके जाता है, उठो तोड़ो, तोड़ते नहीं हो, थोड़े दिन के अंदर लकवा मार जाएगा, कुछ और हो जाएगा आपके, ये दौड़ाने के लिए लेके भी जाया करता था पहले। फिर इसका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, ये इधर बाढ़ में इधर एंजॉय कर रहा है, संतोष धारण कर लिए। मुझे उस टाइम लगता था ये पास में रहता था, छोटे भाई जैसा था, बहुत जूनियर है मेरे से। तब कई बार याद करके आता कि आज मिनिस्ट्री के 10 पन्ने याद कर लिए, सुन लो क्या, और इधर ही बैठा रहता था, सुना दे, और ये मुझे बिट्टू वैसे वैसे पन्ने सुना दिया करता, और मुझे हमेशा लगता यार ये टाबर को भाग जाएगा, तो टाबर को भी संतोष धारण करके बैठा है। और उसको लगा यार ठीक है, यहाँ पाठ में मार साहब लगे हुए, चाहे टाबर आके मार साहब कर लेते हैं, घर वाले रहते हैं, और अपने को बाद में जिंदगी में इसके अलावा और क्या चाहिए होता है। आपके इन टर्मों को भी तोड़िए, अब बाहर निकलेंगे सितारों से आगे जहाँ हो खूब सारी चीजें पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, यात्राएं करेंगे, बाहर जाएंगे, कितनी चीजें सीखेंगे। जिंदगी के अंदर हर जगह काम है, केवल सीधी सीधी वाली पढ़ाई आपको नौकरियां दिला देगी, वो अच्छा नागरिक नहीं बना पाता। वरना जब आप खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, खूब सारे लोगों से मिलते हैं, खूब सारी यात्राएं करते हैं, आपका व्यक्तित्व विकास है। ये जो आप कह रहे थे कि कितने साल लग जाते हैं, 5 साल लगे, 6 साल लगे, आप यूं मानिए कि आपके व्यक्तित्व में निवेश है। मेरा हमेशा मानना रहा कि हर बंदे को भले उसको नौकरी करनी हो या ना करनी हो, उसे एक बार कंपटीशन की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। मेरे से छोटे वाले भाई ने बहुत जल्दी हाथ खड़े किए, उसने कहा नहीं देना एग्जाम मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम मत दे, तो कोचिंग का पढ़ 1.5-2 साल पढ़ मत देना। मनुष्य बनने की प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आप नौकरी करने लग जाएंगे, जिंदगी में ज्यादा अच्छी जगह पे होंगे, तब आपको लगेगा कि वो जो जीवन जिया था वो सबसे अच्छा है। कई बार मंजिल में उतना मजा नहीं आता जितना सफर में आता है। ये सफर है, इस सफर के दौरान ज्यादा इंटरेस्टिंग माहौल रहना चाहिए, एंजॉय करने में पढ़ा जाना चाहिए। आप बर्डन लेके पढ़ेंगे तो भी वो सफर कभी इतना अच्छा नहीं लगेगा, और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको रोकेगा। इस बर्डन को यदि आप दूर करेंगे, इसी वे के अंदर लेके पढ़ेंगे, तो जिंदगी आपके ज्यादा सुकूनदायक है, ज्यादा अच्छी है। एक बात अक्सर मेरे से वहां बच्चे खूब सारे पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट कब पढ़ाते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, कोई सर ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, आगे कोई इकोनॉमी पढ़ा लेते हैं, बच्चे उनको पढ़ के पास हो जाते हैं। अक्सर बच्चे आगे पूछते हैं सर करंट जीके जो है वो कब से पढ़े, आज से पढ़े? सर एग्जाम तो मेरे को देना 2024 में, मैं अभी तक छोटा ही तो 2023 वाली वैकेंसी दे पाऊंगा, 2024 वाली दे पाऊंगा, तो तब तक तो करंट जीके बचेगा ही। सर उस टाइम वाला पढ़, मुझे वापस लगता है करंट जीके पढ़ना सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व विकास है। यदि विद्यार्थी जीवन में किसी आदमी को अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी नहीं है, ये अपराध है। यदि कोई विद्यार्थी जीवन के अंदर नहीं जानता कि शिंजो आबे कौन है, इसका मतलब अपने साथ में पूरा आप डेली हैबिट डालिए कि आप करंट डेली पढ़िए। ये पता नहीं हमने क्यों छोड़ दिया, आपकी इस साइड के अंदर भी रहा होगा। हमारे उस साइड में मेरी परवरिश जमुनानगर वाले उस बेल्ट के अंदर खूब, मेरे पापा वहाँ टीचर रहे, नहरी एरिया में से मैं वहां देखा करता था कि 9:15 बजे बीबीसी वाली खबरें आया करती थी, 8:45 रेडियो पे बीबीसी की खबरें आया करती थी, तो सारा का सारा गांव 8:45 का हर घर के अंदर रेडियो बजता था और वो लोग बीबीसी वाली खबरें सुना करते थे। पुराने बुजुर्गों के अंदर ये सपने था कि उनको एग्जाम नहीं देना है, वो अनपढ़ लोग थे, परंतु डे टू डे की लाइफ के बारे में जानना, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना उनकी हॉबी थी। हमने हमारी ये हॉबी भी क्या की, इसलिए इनको हैबिट डाली के लिए अखबार पढ़े, सुबह सुबह ना पढ़ा जाए, सुबह सुबह अखबार साफ लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मी और गणपति पढ़े तो भले लगते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं। आप रात को पढ़ा कीजिए, रात को सोने से पहले पढ़ा कीजिए, क्योंकि दिन में अखबार देख लेंगे तो पूरे दिन अखबार की घटनाएं आपके दिमाग में चलेगी। मैं इसीलिए सोशल मीडिया का मना कर रहा हूँ। आपको लगता है सर अपने 15 मिनट फेसबुक देखिए, 15 मिनट तक फेसबुक पे आपने जो कुछ देखा अगले 2 घंटे बर्बाद कर देगा। अगले 2 घंटे तक वो पढ़ाई तो कम से कम आपके दिमाग में नहीं जाने देगा। इसके अलावा दूसरी इधर उधर की खूब सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी। ये कि वो अखबार वाली बात कि अखबार आपको पढ़ लिया है, अपने लिए वो एक सब्जेक्ट बना के पढ़ लिया है, वैसे पढ़ लिया है। यदि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप से नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे लिए सब्जेक्ट है, बट डे टू डे की लाइफ के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए।
अक्सर लोग कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मुझे लगता है ये तैयारी थोड़ी होती है इसकी, ये तो जीवन प्रक्रिया है। हमने 20, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 3 साल की उम्र में आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, उस समय तक जो कुछ सीखा है वो सब कुछ पूछा जाएगा। और यदि सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है तो मतलब ही नहीं बचा। अधिक समय नहीं दूंगा आपका, गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, मैं इस बात को ज्यादा जानता हूँ। हालांकि हम राजस्थान के लोग हैं, इस गर्मी को झेलने के आदी हैं। अभी मैं जब बैठा था तो प्रवीण मुझे कह रहे थे कि सर इधर बैठ जाओ, ऊपर पंखा है। फिर इन्होंने मेरी साइड में लाके फिर पंखा और लगाया इन्होंने। मुझे लक्ष्मीपुरी चुनाव का किस्सा याद है। हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाले गए, जापान में हिरोशिमा नागासाकी, जब वो बम डाले गए, बम डालने के कई साल बाद में कहा गया कि दुनिया में इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग ना हो। 1970 के दशक की बात है। जापान में कार्यक्रम किया गया उनकी याद में, उन परमाणु बम डाले गए जिनसे लोग मरे, उनकी याद में कार्यक्रम किया गया ताकि दुनिया को ये सावचेत किया जा सके इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो। भारत से जिस महिला को भेजा गया वो लक्ष्मीकुमारी चुंडावत थी। वो समय पॉलिटिशियन हुआ करते थे, अपने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे, अपने विधायक रहे थे कुछ समय तक। उनका मैं किस्सा बता रहा था। उन्होंने कहा कि जापान में जिस जगह पर मीटिंग हो रही थी उस जगह पे बहुत गर्मी थी, और गर्मी भी वो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी थी उस प्रकार की सी वहां पर गर्मी, लेकिन सबके पसीने चो रहे थे। मैं भी बहुत गर्मी के अंदर ही थी, पर मैं सोचता था कि क्या किया जा सकता था, वातावरण ऐसा। मेरे पास में इंग्लैंड की एक महिला रहती थी, और उस महिला ने बेचारे ने बार बार अपने पास एक स्प्रे था और स्प्रे को छिड़क रही। गर्मी कम करने का कोई स्प्रे अंग्रेजों के पास रहा होगा जिसको छिड़कते, ठंडे प्रदेश के लोग को गर्मी ज्यादा लगती है उनको। उसने अचानक लक्ष्मीकुमारी चुंडावत की तरफ देखा, उसको लगा कि ये महिला साड़ी में घोटमोट होकर बैठी है, तो इसको तो भयंकर गर्मी लगती है, क्योंकि मैंने तो बहुत कम कपड़े पहन के तो भी गर्मी लग रही है, ये तो मर जाएगी थोड़ी देर के अंदर। और उसने लक्ष्मीकुमारी चुंडावत की तरफ वो स्प्रे किया कि बहन तुम भी छिड़क ले थोड़ा बहुत, तो थोड़ी गर्मी तो कम लगेगी। लक्ष्मीकुमारी चुंडावत कहते हैं मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं किसी से भी मर सकती हूँ, गर्मी से तो नहीं मरूंगी। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, उसमें भी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। बीकानेर रियासत में रावतसर नाम की जगह पर देखिए, जिला हनुमानगढ़ हो गया, वहां की शादी हो रही थी, तो वहां से बिलोंग करते हैं। इसलिए कम से कम इस चीज से तो मैं नहीं पढ़ूंगी, उसको कहा तो अपने पास रखी है। पर फिर भी हॉल का वातावरण इतना ज्यादा सा हो रखा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। फिर मैं मेरी उसी बात को बोलता हूँ, इजी रही है जिंदगी, लाइफ जिए, बहुत ढंग से लाइफ जी जाए, काम आएगी, निवेश किया हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा। अब यदि पढ़ाई में अच्छी चीजों को पढ़ने में, सीखने में, देखने में लगाओगे, कितना जिंदगी काम है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का जब सिलेक्शन हुआ था, वो हमें क्लास में मोटिवेट करने के लिए आया था, तब वो अक्सर हमें कहा किसी एक शायर की लाइन सुनाया है, मुझे शायर का नाम तो याद नहीं रहे, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ये जिंदगी क्या है, किताबें हटा कर देखो। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा जो आदर्श है, हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं, मेरे में भी कभी भी आप में भी रहती हो, हम हमेशा एग्जैक्टली उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये पढ़ा था मैं पढ़ लूंगा। हम किसी भी टॉपर जो होते हैं उससे पूछते हैं आप कैसे पढ़े थे, वो बताता है मैं इतने घंटे पढ़ा, इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था। हम चाहते हैं कि हम भी वैसा पढ़े। भगवान ने सब लोगों के रूप भी एक जैसे नहीं बनाए, 500 अंगुलियां एक जैसी नहीं बनाई, तो व्यवहार कैसे एक जैसे बना सकता है। आप अपने आप में अलग व्यक्तित्व, अपने उस व्यक्तित्व को पहचानिए और उस व्यक्तित्व के अनुरूप अपने प्रयास करने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ के लोग बुजुर्ग कितने इंटेलिजेंट इस मामले में कि हमारे बहुत पुराना दुआ है कि लीक लीक तो सब चले, लीक चले कपूर। लीक पे कौन चलता है? कपूर। लीक लीक तो सब चले, लीक चले कपूर। 3 लोग उल्टे चले शायद सिद्ध सपूत। ये सपूत जो होता है वो अपने रास्ते को बनाता है, किसी दूसरे के बदल रहे रास्ते में चलता नहीं। भगवान बुद्ध वाला कोट है अपने आप में, अब दिवो भवे, अपने प्रकाश खुद बनो। कि भगवान बुद्ध जब मर रहे थे तो उनके आसपास जो शिष्य बैठे थे उन्होंने कहा कि भगवान आप तो चले जाओगे, फिर कोचिंग तो बंद हो जाएगी, बाद में कौन पढ़ाएगा कोचिंग के अंदर। उन्होंने वापस कहा
कि सेल्फ स्टडी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैं तो खुद ही 6 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा था, बाद में जाके सिलेक्शन हुआ था मेरा। अब तुम भी ये कर लोगे, अपदिको भवै, यदि अपना प्रकाश खुद बन जाओगे तो अपने आप में समझना मिल जाएगी। आप लोग इस प्रकार के प्रयास करें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मौका दिया, आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं। मैं फिर कहूँ कि अक्सर इन लोगों को ऐसे मंच क्यों मिले, क्योंकि इनके सिलेक्शन हो गए। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा मंच भी कहीं पर नहीं मिला। तो मेरे पास इस प्रकार की सफलता वाली कहानी भी नहीं अपने आप की कि मैं इस प्रकार से सफल हो गया था। फिर भी इधर उधर की जो बातें हैं वो आपके सामने बताइए। आपको बातें आपको समझ नहीं होगा। हमारे 15 से 26 जनवरी पर कोचिंग छुट्टी नहीं करते हैं, कोचिंग चला लेते हैं। जबकि होता ही है कि व्यावसायिक संस्थान जो भी है वो राष्ट्रीय पर्व के दिन बंद हो जाने चाहिए। कोचिंग व्यावसायिक संस्थान है, हम साफ व्यापारी व्यापार चला रहे हैं, हमें बंद कर देना चाहिए हमारा व्यापारिक संस्थान, पर हम चलाते हैं उसको। क्यों? हम कहते साहब हम शिक्षा वाला काम कर रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं, आज कम से कम राष्ट्रीय पर्व तो मना ही सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व से कौन रोक सकता है मनाने से? पर अब दिक्कत दूसरी होती, दिक्कत ये होती कि मैं गया तो हिंदी की क्लास में और मैंने बच्चों को जाके कहा कि चलो आज पढ़ते हैं। बच्चे कुछ भी पढ़ाई के कोड में नहीं होते, सर लाडू सर पार्टी दो। उनको कहते क्या लाडू तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नहीं सर आप गीत सुना दो। तो दूसरा बच्चा कहता है कि आप गीत, मैं गीत सुना दूंगा सर। तो मैं उनको बताऊँ चलो आ जाओ तुम लोग गीत सुनाओ, आप तुम्हारी बारी होनी चाहिए, तुम सुनाओ सारे गीत। स्टूडेंट आते हैं, उसके अच्छे गाते हैं, कई बुरे गाते हैं। मैं अक्सर मना करता हूँ कि भाषण नहीं देने, क्योंकि भाषण से लोग बोर ही होते हैं, जैसे मेरे भाषण से आप बोर हो रहे हैं। तुम गीत गा लगा, और यार गीतों की भी लिमिट होती है कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा फॉर्मा घड़ी देखता रहता हूँ। क्या 2 घंटे की क्लास है, अभी तो 1 घंटे 5 मिनट हुए, ये 55 मिनट कैसे काटे जाएंगे? फिर हमने एक तरीका निकाला, हमारे स्पीक बोर्ड में हमने कुछ ऐसे लोग ढूंढे जो बहुत अच्छे गीत गाते। उनमें एक आपके बीच में लक्ष्मी की आवाज इतनी प्यारी है जिसकी हद मुझे कहा सर मुझे गीत गाने आता है। मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल बच्चे गीत गाते हैं वैसे ये भी गा लेती होगी। अच्छा तुम गीत गाते हो, स्कूल कॉम्पिटिशन वगैरह गए होंगे, कहते हैं अगर स्कूल पढ़ो आप तो यूट्यूब पे लक्ष्मी लिखो, भजन पढ़े, कैसेट पढ़े, इतने अच्छे जिसकी हद नहीं है। आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ, घर को जो भी जोगड़ो आन जाओ सिद्ध। तो मैंने लक्ष्मी को अभी बैठ के वापस कहा था कि मुझे लगा कि तुम गीत सुना लोगी कोई ना कोई। लक्ष्मी ने कहा ऐसा यार मेरे तो दिमाग से निकल गया, आप लास्ट में कह देना कि गीत सुना रहे। ऐसा नहीं गाइस, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं भूमिका मानता हूँ। लक्ष्मी आप बहुत अच्छे गीत सुनाए। मैं बेसुरा गाता हूँ, क्यों बेसुरे गीत नहीं सुने जाते? मुझे लगता है सर आपने गणपति से पूछ लिया था, मैं आदमी पूछे दादा ठीक है, मेरे से नहीं पूछा। अरे सर मैं डेली 1.5 घंटा पढ़ाई करता हूँ, उसमें मेरी 8 घंटे पढ़ाई होती है। 2 घंटे मेरी ये विश्वास करते हैं कि मैं सदस्य होने के बाद मैं गणपत सिंह जी के कैसी ड्रेस ले जाऊंगा उसके लिए, और उसको पता है ड्रेस उसका क्या है, उनको उनकी माता जी के लिए और उनकी मैडम के लिए मुझे पता नहीं है कैसी ड्रेस वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा मुझे थोड़ा विश्वास करता रहता है। और मेरे परवीन जी भाटिया सर है जो शुरू से, उनके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा ये बात करते रहते हैं। सर थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, इसके बारे में कैसा है सर, ये बात है, बात ये भी आज की बात है, आज स्वाभाविक सी बात है, हमारे दिमाग में ये सब क्या है, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। आप इंडिया को क्लास में कोई बच्चा मैं पढ़ा